नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो कि किसी समय पर त्रावणकोर के जो राजा हुआ करते थे, उस राजा परिवार के वो परिवार अपने आप को दास कहता था और जो शासन त्रावणकोर में किया जाता था वो पद्मनाभ स्वामी महाराज के नाम से, भगवान के नाम से किया जाता था। वो सदैव से इस बात का पूरा परिवार, जब से वो सत्ता में आए, उनका एक मानना कि शासन तो भगवान का है और हम भगवान के दूत के रूप में या भगवान के भक्त के रूप में यहाँ शासन करते हैं। इसीलिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम पर ही वो पूरा परिवार आज भी चलता है। जिस समय अधिमिलन हुआ, अधिमिलन से मतलब जो रियासतों का अधिमिलन भारत सरकार के साथ हुआ, उस अधिमिलन के समय जो कोविनेंट साइन हुआ, उस कोविनेंट में पद्मनाभ स्वामी मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन उस परिवार ने अपने पास रखा और बाकी पूरा राज्य समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि वो राज्य समर्पण के समय पर एक बड़ी घटना भी हुई थी। घटना ये हुई कि माउंटबेटन ने उस एरिए में जो केरल का, या मैं कहूँ कि त्रावणकोर के जो कोस्टल एरिया हैं, वहाँ पर यूरेनियम, उनका कहना था कि यहाँ यूरेनियम है और वो यूरेनियम माउंटबेटन ले जाना चाहते थे ब्रिटेन। उन्होंने महाराजा से कहा तो महाराजा ने उनको मना कर दिया था और कहा था कि हम अधिमिलन नहीं करेंगे, हम भारत की रियासत के साथ, भारत सरकार के साथ मिलेंगे नहीं, लेकिन हम ये जो यहाँ ये पदार्थ है ये ले जाने के लिए एग्री नहीं हो सकते। इसका प्रकरण माउंटबेटन के अपने पत्र जो वो इंग्लैंड को लिखता था, अपनी सरकार को लिखता था, उस पत्र में ये जिक्र भी आया है कि नेहरू जी से मैंने पूछा कि ये जो यहाँ के राजा हैं वो वहाँ से हमको यूरेनियम नहीं ले जाने दे रहे हैं, तो क्या तुम्हारा मानना है? तो नेहरू ने, ऐसा पत्र में लिखा गया कि नेहरू ने कहा है कि हमें कोई समस्या नहीं, आप वहाँ ले जा सकते हैं, अगर इसके लिए और कोर्सिव एक्शन भी लेना पड़ा तो ले सकते हैं। इसीलिए त्रावणकोर की सरकार, जब नेहरू जी और ये मिल गए, तो त्रावणकोर के राजा ने अलग रियासत या अलग साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए थे। एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास शुरू कर दिया था। बाद में जब पटेल बीच में पड़े तो उन्होंने अधिमिलन कर दिया, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में रखा और एक ही शर्त अपने पास रखी कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के वो भक्त बने रहेंगे और उसकी सेवा वही परिवार करेगा। अब राजा की मृत्यु के बाद उनके भाई उस एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। जो विवाद जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो विवाद इस प्रकार का है कि ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जो उस समय पद्मनाभ स्वामी मंदिर का केस भी सुन रही थी, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का केस इन द सेंस कि राज्य सरकार ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर देवस्थानम बोर्ड जो उनके यहाँ का है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया था। 2012 से लेकर 2017 तक उस पर राज्य सरकार बैठी थी और वहाँ के खजाने पर भी राज्य सरकार ने कब्जा कर लिया था। वहाँ होने वाले चढ़ावे पर राज्य सरकार ने कब्जा कर लिया था। तो लेकिन मामला कोर्ट में था। कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा उस बेंच में थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया था उस निर्णय में राजा के परिवार को ही पद्मनाभ स्वामी मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया और उनका कहना था कि जिस समय अधिमिलन त्रावणकोर का हुआ, उस समय जो कोविनेंट भारत सरकार के साथ साइन हुए, मतलब एग्रीमेंट जो साइन हुआ भारत सरकार के साथ, उसमें सारी रियासत केंद्र में विलय हो गई, केवल पद्मनाभ स्वामी मंदिर लिया गया। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स, जिसको इंटीरियर मिनिस्ट्री भी कहा जाता है, या फिर मैं उसको होम मिनिस्ट्री आज की तारीख में हम लोग कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स उस समय कहा जाता था। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के प्रमुख के रूप में उस समय सरदार पटेल हुआ करते थे। तो सरदार पटेल की मिनिस्ट्री के साथ जो एग्रीमेंट, कोविनेंट हुआ था, उस कोविनेंट में वो मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन उनको दिया गया था। उस कोविनेंट से भारत सरकार बंधी हुई है, ऐसा डिक्लेयर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये भी कहा था उस समय कि इसमें 12 से और 19 तक या 17 तक, 2012 से 2017 तक जो राज्य सरकार ने लगभग 12 करोड़ या कुछ पैसा उसमें खर्च किया था अपने खजाने से, वो पैसा मंदिर की जिम्मेवारी बनती है कि वो पैसा राज्य सरकार को वापस दिया जाए। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार ने उस पर स्पेंड किया था।
और जो कुछ भी इस मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन राजा के परिवार को जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त चूंकि राजा का परिवार भी उस पर अलग से एक बोर्ड बनाकर उसको चलाते हैं, वो देवस्थानम बोर्ड केरला के मातहत नहीं आता, लेकिन राजा ने भी जो मंदिर लिया तो मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन का एक बाकायदा उन्होंने कानून पास किया था और उसकी एक कमेटी बनाई थी, उसकी ट्रस्ट बनाई थी। उस ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो जब ट्रस्ट बन गई तो ट्रस्ट का फाइनल प्रोटेक्शन तो राज्य सरकार का ही होता है और ट्रस्ट में जो पैसा आए या ट्रस्ट में अगर ट्रस्ट के ट्रस्टीज के जो ट्रस्टेटर है उसके डायरेक्शन के अनुसार न खर्च हो तो उसकी जिम्मेवारी भी राज्य सरकार की बनती है कि वो कुछ गड़बड़ ना करे, मतलब ट्रस्ट गड़बड़ ना करे। इसलिए इसका ऑडिट होना जरूरी है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसका ऑडिट होना आवश्यक है, पिछले 25 वर्ष का ऑडिट कर दिया जाए। और इसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उन्होंने भी डिस्प्यूट खड़े कर दिए थे कि साहब ये तो राज्य सरकार की है, हम तो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, हम राजा के कर्मचारी नहीं हैं, राजा अपनी मनमानी करते हैं, जब चाहते हैं तब रखते हैं, जब चाहते हैं तब निकालते हैं। ऐसा बहुत सारे 2-3 प्रकरण इकट्ठे होकर आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ऑर्डर राजा के परिवार, राजा के वंशजों के पक्ष में किया था और राज्य सरकार के जो कानून हैं या राज्य सरकार की जो पकड़ है, राज्य संपत्ति उसको घोषित करने से मना कर दिया था। इतना प्रकरण उस समय हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि इस प्रकरण में कम्युनिस्टों की, चूंकि कम्युनिस्ट सरकार थी केरला में, इसलिए कम्युनिस्ट सरकार को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 2-3 प्रकरण वहां पर हो गए हैं। उन प्रकरणों में हमने देवस्थानों के विषय में ही हुए हैं और राज्य सरकार लगातार देवस्थानों को राज्य संपत्ति घोषित करती जा रही है और देवस्थानों पर आने वाले चढ़ावे को वो ले भी लेती है और फिर राज्य में जो मस्जिदें हैं या जो चर्च हैं, ऐसा भी लोगों का कहना है कि वहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कोविड के समय पर खूब हुआ। ये बात हमने तमिलनाडु में भी देखी कि तमिलनाडु सरकार ने जो बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों के जो हिंदू एंडोमेंट एक्ट बना हुआ है, रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट, उसके अनुसार जो कमिश्नर, एंडोमेंट कमिश्नर बिठाया था, वो एंडोमेंट कमिश्नर वहां से वसूली करता था और राज्य सरकार उससे पैसा लेकर कभी अस्पताल बनवा रही है तो कभी रोड बनवा रही है। राज्य सरकार बहुत सारे काम उस पैसे से करती थी, जबकि राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि राज्य अपने पैसे से सब कुछ मैनेज करे और जो मंदिरों में धन चढ़ता है उससे मंदिरों का रख रखाव किया जाए। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति मंदिर में अगर चढ़ावा चढ़ाता है तो वो किसी भी रूप में ना तो मस्जिद के लिए पैसा देता है और ना ही वो चर्च के लिए पैसा देता है, ना ही वो विधर्मियों के ऊपर खर्च करने के लिए अनुमति देता है। तो उस पैसे का अगर कहीं इस्तेमाल हो सकता है तो एक तो मंदिरों के विकास में, मंदिरों के रखरखाव में, जो दूसरे मंदिर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं उन मंदिरों के रखरखाव में पैसा जाए, और इसके अतिरिक्त पैसा अगर गुरुकुलों में, अस्पतालों में खर्च हो तो वो केवल हिंदुओं के लिए खर्च हो, ऐसा भी लोगों की इच्छा रहती है। तो इस विषय पर हम देखते हैं तमिलनाडु में खूब चलता रहता है और उसी तर्ज पर केरला भी रहता है। केरला में ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा का एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में कितनी सच्चाई है, सच है कि झूठ है, पता नहीं, लेकिन उस वीडियो में ये ऑनरेबल जस्टिस केटी थॉमस का कहना था कि उसमें जो इंदु मल्होत्रा जी को कहा गया है या जो वो कह रही हैं वो उनको मिसलीड किया गया है। ऐसा इनका कहना है कि उनको मिसलीड किया गया है और वो मिसलीड इस स्तर पर किया गया है कि वो गलत स्टेटमेंट दे रही हैं, जबकि हकीकत कहीं और है। अब दोनों के जो आपस में अल्टरेशन हुआ या ट्विटर पर जो इन्होंने कहा या उन्होंने कहा, हालांकि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ऑनरेबल जस्टिस, भूतपूर्व ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने उन केटी थॉमस का कोई रिप्लाई दिया हो। उनका वीडियो पर केटी थॉमस ने जरूर कमेंट किया है। तो ऑनरेबल जस्टिस केटी थॉमस का भी इतिहास हमको पता होना चाहिए। दोनों ही ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा और ऑनरेबल जस्टिस केटी थॉमस, दोनों भूतपूर्व, दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा डायरेक्ट वाली हैं, ये नीचे डिस्ट्रिक्ट जज से गए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हुए, सेशन जज हुए, फिर प्रिंसिपल जज हुए, फिर ये हाई कोर्ट के जज हुए, हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट 1996 या 97 में पहुंच गए और 2002 में रिटायर हुए।
यानी कि केरला से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रैक्टिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे बहुत कम जजेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस पूर्व केटी थॉमस वहां तक पहुंचे। उसके अतिरिक्त तो उनको बहुत सारे काम भी दिए गए। 2013 में तो ये हुआ कि उस समय मार्च में, चूंकि चुनाव मई में हुआ था, मार्च में जो अन्ना आंदोलन चल रहा था, उस अन्ना आंदोलन के दौरान लोकपाल बनाने की जो सहमति केंद्र ने दी थी, उस कमेटी का भी चेयरमैन केंद्र बनाने को तैयार था उस समय उनको, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। केरला में लॉ रिफॉर्म के लिए वो अपॉइंट हुए। तो ऐसे बहुत सारे काम ऑनरेबल जस्टिस केटी थॉमस करते रहते हैं। लेकिन यहां पर जो ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा का स्टेटमेंट आया, उन्होंने शायद वो मंदिर के बाहर कहीं पर कह रही, इनका कहना है कि उनका मंदिर के बाहर वो कह रही हैं कि कम्युनिस्ट तो मंदिरों को कब्जे में करना चाहते हैं, मंदिरों का जो ग्लोरी है उसको समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने नहीं देगा। इसीलिए ये जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन राजा को दिया गया है, राज्य की परिधि से उसको बाहर रखा गया है और राज्य को नहीं दिया गया। ऐसा कोई स्टेटमेंट वो दे रही थी कि भाई कम्युनिस्ट इस पर गड़बड़ करना चाहते हैं। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कुछ गलत कह दिया, क्योंकि ये पूरा देश जानता है चाइना में कम्युनिस्ट शासन है। कम्युनिस्टों की खास बात है कि वो अपने आप को नॉन रिलीजियस कहते हैं। एथियस्टिकल क्या शब्द इस्तेमाल होता है, वो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम किसी संप्रदाय के नहीं हैं और हम तो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। ये कम्युनिस्टों की बेसिक फिलॉसफी। और कम्युनिस्ट किसको मानते हैं? वो लेनिन को मानेंगे, वो माओ को मानेंगे, वो झिंझांग झों को मांगेंगे, या फिर वो उधर कार्ल मार्क्स को मानेंगे। कुल मिलाकर अपने पूर्वजों को नहीं मानेंगे और कुल मिलाकर अपने पूर्वजों के द्वारा जो देवी देवताओं की पूजा होती थी, उन देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। हालांकि इसमें फिलोसॉफिकली बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो घर में मानता है और बाहर कम्युनिस्टों के साथ खड़ा होकर नहीं मानता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है कम्युनिस्टों का। अब कम्युनिस्टों की सरकार केरला में, तो ऑनरेबल जस्टिस केटी थॉमस के पास वो पहुंच गई। ये जो चल रहा है वो वीडियो उनके पास किसी तरह पहुंची होगी। उस वीडियो पर उन्होंने ट्विटर पर कमेंट किया और केटी थॉमस सर ये कह रहे हैं ट्विटर पर कि ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा को मिसलीड किया गया है। और मिसलीड क्या किया गया है कि राज्य सरकार इस पूरे प्रकरण में बहुत पैसा खर्च कर रही है और जो लोग भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं या वहां पर फुटफॉल होती है, उसको एडमिनिस्टर करना, उसको फैसिलिटेट करने पर राज्य सरकार बड़ा भारी धन खर्च करती है। और राज्य सरकार ऐसा नहीं करना चाहती जैसा वो कह रही हैं, यानी कि कम्युनिस्ट सरकार ऐसा नहीं करना चाहती जैसा वो सोचती हैं, जैसा वो कह रही हैं। उनको किसी ने मिसलीड किया है, उस मिसलीडिंग के आधार पर वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रही हैं। अब मुझे समझ नहीं आया कि इश्यू जो मेन था वो ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा की ही अदालत में पहुंचा था। उन्होंने ही पूरे केस को सुना था, दोनों पार्टियों को सुना था और उसके बाद उनकी बेंच ने उस पर डिसीजन दिया था। तो ज्यादा अच्छे फैक्ट किसको मालूम है? जस्टिस केटी थॉमस को ज्यादा मालूम है या फिर जस्टिस इंदु मल्होत्रा को ज्यादा मालूम होंगे? केटी थॉमस दूर से कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से देख रहे हैं और इंदु मल्होत्रा ओरिजिनल फैक्ट सरकार की भी फाइल देख रही है और जो लोग लड़ रहे हैं राजा की वो भी फाइल देख रही है और पूरा का पूरा सिस्टम वो बेंच देख रही है। तो फिर इंदु मल्होत्रा का जो स्टेटमेंट है उसमें ज्यादा जान होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे केस को देखा है और उस पर ऑर्डर किए हैं। केटी थॉमस साहब के पास मुझे नहीं लगता कि उतने फैक्ट होंगे जितने उनके पास रहे होंगे। खैर, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि राज्य सरकार तो वहां जो तीर्थाटन करने आए उनको फैसिलिटेट करते हैं, तो भाई हर राज्य अपने यहाँ पर पर्यटन और तीर्थाटन बढ़ाने के लिए सब कुछ काम करता है। यहाँ तक कि देवस्थानों को डेवलप करते हैं, उसके अगल बगल के क्षेत्रों को डेवलप करते हैं, क्योंकि पर्यटन तो विदेशी इंडस्ट्री है, तीर्थाटन भारत की अपनी इंडस्ट्री है।
तीर्थाटन भारत में हमेशा से हर युग में चरितार्थ रहा है। यहां तक कि लोग कैलाश मानसरोवर भी दर्शन करने जाते हैं। जब माता वैष्णो देवी पर रास्ता नहीं था, पतली पगडंडी पर जाते थे तो भी लोग वहां पर जाते थे। जितनी दुर्गम स्थान पर देवता बैठता था उतना ज्यादा लोगों को वहां जाने का उत्साह होता था और ये एक भावना थी। तो तीर्थाटन भारत में कभी खत्म नहीं हुआ, तीर्थाटन भारत में सदैव से रहा है। अब इस तीर्थाटन का मतलब कि जो लोग जाएंगे उनको फैसिलिटेट करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। राज्य सरकारें उसको इसलिए और करती हैं क्योंकि तीर्थाटन करने से वहां रोजगार बढ़ता है। तीर्थाटन वहां होता है या पर्यटन बढ़ता है तो वो अपने आप में एक करेंसी आने की जुगाड़ होती है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए राज्य सरकारें अपने यहां उसको डेवलप करती हैं। यहां तक आप देख लीजिए कि मोदी जी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस समय पर केवल गुजरात का डेवलपमेंट नहीं, उन्होंने तो कच्छ का भी डेवलपमेंट कर दिया था। वहां जो डेजर्ट पड़ा है उनको डेवलपमेंट कर दिया था। अमिताभ बच्चन कहा करते थे कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो गुजरात में गुजारने के लिए पूरी ताकत लगाई जाती थी, एडवर्टाइजमेंट करवाए जाते थे। तो राज्य सरकार अगर कुछ पैसा फैसिलिटेशन में खर्च कर रही है, रोड बनवा रही है या कुछ भी कर रही है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मंदिर की वजह से वो करवा रहे होंगे। जबकि मंदिर खुद में, जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, वो मंदिर खुद में तीर्थाटन केरला को रोजगार दे रहा है, केरला के लोगों को रोजगार दे रहा है, केरला को रेवेन्यू देता है। इसके अतिरिक्त वो कहते हैं कि राज्य सरकार जो है वो ईमानदारी से उस पर काम कर रही है, मंदिर का पैसा राज्य सरकार ले नहीं रही है, राज्य सरकार उस पर उल्टा खर्च करती है। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल जस्टिस के.टी. थॉमस का जो स्टेटमेंट आया, ये क्यों आया, क्या किसी दुर्भावना से प्रेरित है या किसी पहले से वो मिसलीडेड कर दिए गए हैं, या क्या कारण है मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि ये स्टेटमेंट दुर्भाग्यपूर्ण था। ये स्टेटमेंट हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए, हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम के लिए और हमारे देश के सिस्टम के लिए, हमारे देश का जो पुराना स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन दोनों में द्वंद्व चला। अच्छा यह है कि ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने किसी प्रकार का, अभी तक कोई खबर नहीं है कि उन्होंने कोई रिप्लाई दिया हो या कोई जवाब दिया हो। लेकिन यह निश्चित है कि मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर अब राज्य सरकार के दायरे में नहीं है, वो राजा के वंशजों के पास है। राजा के वंशजों को भी उससे धन निकालने का अधिकार नहीं है, केवल वो मैनेजमेंट कमेटी में रहेंगे और बाकी का मैनेजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज को दे रखा है, यानी कि जुडिशियल अफसर को दे रखा है कि जुडिशियल अफसर, फॉर्मली जुडिशियल अफसर उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन राज्य सरकार के एटलीस्ट दायरे में नहीं होगा और राजा को भी पूर्ण अधिकार, राजा के वंशजों को भी पूर्ण अधिकार उस पर नहीं होगा। चूंकि ट्रस्ट बनी थी इसलिए ट्रस्ट के अनुसार डिस्ट्रिक्ट जज उसको चलाएंगे, जो ट्रस्ट डीड बनी होगी। मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय था, भारत की संस्कृति को बचाने का निर्णय था। और कम्युनिस्ट की विचारधारा तो जैसी होती है वो हम सब जानते ही हैं कि वो क्या विचार करके काम करते हैं, क्या उनकी ओरिजिनल विचारधारा। इसलिए ये स्टेटमेंट दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट कहा जा सकता है और इस पर और फैक्ट उनको जुटाने चाहिए, उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट आगे बढ़ाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।